इन कृषि कानूनों पे आज यहाँ हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है करनाल में, डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जो कृषि विशेषज्ञ हैं और कुदरती खेती अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने इन कानूनों पे अपनी राय रखी। आइए देखते हैं, आइए सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी को। इन 3 कानूनों पर आते हैं। एक नज़रिए से देखा जाए तो दुनिया भर के अखबार कह रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन है, इतनी विकट परिस्थितियों में हो रहा है, सर्दी पूरी सिर से निकल गई। पर दूसरी तरफ से मोटे तौर पे अभी भी ये किसानों का आंदोलन है। जो गैर किसान हैं, जो किसान नहीं हैं, खेती से सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, वो अभी शायद इससे उस हद तक नहीं जुड़े हैं। तो इसलिए इन कानूनों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि मेरे मन में एक शंका भी है कि जब पिछले 6-8 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, ये कानून जून में आए थे जब कोरोना पूरे उस पे था, और दिल्ली बॉर्डर पे बेशक ये नवंबर में पहुंचा हो, परंतु हरियाणा पंजाब के गांवों में और देश के दूसरे हिस्सों में तभी से ये आंदोलन चल रहा है। तो ये 3 कानूनों में बदलाव हुआ है। पहला कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955-56 का ये कानून है। इसमें है क्या? इसके तहत जो भी सरकार आवश्यक वस्तुएं घोषित करती है, जो मतलब जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, इसमें बीज भी है, इसमें खाद भी है और इसमें और कुछ चीजें भी हैं। तो जो भी जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं कोई सरकार समझती है, तो ये कानून सरकार को उन वस्तुओं की उपलब्धता, उनकी कीमत और उनके भंडारण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। सरकार जिन वस्तुओं को आवश्यक समझती है, उनकी कीमत, उनकी उपलब्धता और उनके भंडारण को नियंत्रण करने का अधिकार देता है। अब सरकार ने उस एक नया कानून लाके इस कानून में बदलाव किया है। वो बदलाव क्या किया है कि 6 वस्तुओं को, 6 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? अनाज, दलहन दालें, तिलहन तेल सारे, खोपरा नारियल, आलू और प्याज, इनको इस आवश्यक वस्तु की परिभाषा से बाहर कर दिया है, या इन पे लागू करने का जो कानून है वो कमजोर कर दिया है, वो शिथिल कर दिया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये आवश्यक वस्तु गिनी जाएंगी। अब पहला सवाल तो ये है, अगर अनाज, अगर आलू प्याज, अगर दाल और तेल यही जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं, तो फिर आवश्यक वस्तुएं और बचती कौन सी हैं? तो पहला कानून ये है कि इन पे या आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कानून 1955-56 से चला आ रहा था, वो इस पे बहुत विशेष परिस्थितियों में लागू होगा। युद्ध हो जाए, अकाल आ जाए, सुनामी आ जाए, या कुछ और परिस्थितियां भी दे रखी हैं, उनमें ये लागू होगा। पर सबसे बड़ी बात जो है कि जब ये विशेष परिस्थितियों में लागू भी होगा, तो भी ये कंपनियों पे लागू फिर भी नहीं होगा। कृषि वस्तुओं के प्रोसेसिंग में लगी हुई, उनके निर्यात में लगी हुई, या किसान के खेत से लेके उपभोक्ता की रसोई तक आने की जो चेन है, जो ये लिंक है, इस काम में लगी हुई कंपनियों पे आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। तो इसके बारे में 2 सवाल हैं। एक तो ये कि अगर ये चीजें आवश्यक वस्तु में नहीं आती हैं, तो फिर आवश्यक वस्तु कानून का अर्थ क्या रह जाता है? एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं ये आजादी किसान को दे दी है, भंडारण पे अब कोई रोक टोक नहीं होगी, कितना भी आदमी स्टॉक कर सकता है, और कुछ रोक लगे भी तो वो विशेष परिस्थितियों में लगेगी, युद्ध, अकाल वगैरह वगैरह में लगेगी। और जब उनमें भी लगेगी, जब उन विशेष परिस्थितियों में बाकी व्यापारियों पे लगेगी, बाकी चीजों पे लगेगी, तो भी ये जो कृषि प्रोसेसिंग में लगी हुई है, एक्सपोर्ट में लगी हुई है, या खेत से लेके किसान की उपभोक्ता की रसोई तक आने की पूरी वैल्यू चेन में जो लगी हुई हैं, उन पे ये तब भी लागू नहीं होगा।
अब देखने की बात है इसका फायदा किसान को होगा क्या। किसान तो खेत से फसल निकालते ही सीधा मंडी में ले जाता है, उसके पास तो एक दिन भी घर में रखने की स्थिति नहीं होती है। तो इसका किसान को तो कोई फायदा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका नुकसान भी किसान को कुछ नहीं होने वाला है। किसान तो पहले भी नहीं रखता था, अब भी नहीं रखेगा। कोई रख सकता होगा तो थोड़ा बहुत रख भी लेगा। इसका नुकसान किसको होगा? जब कोई भंडारण पे सीमा नहीं होगी तो इसका नुकसान किसको होगा? आम आदमी को होगा, आम उपभोक्ता को होगा, क्योंकि वो मौके के हिसाब से निकालेंगे, स्टोर कर लेंगे, फिर भाव गिरे ना उस हिसाब से निकालेंगे। हालात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में यहां तक है कि भाव गिरे ना इसके लिए तैयार माल को भी समुद्र में डाल दिया जाता है, क्योंकि बाजार में बेचोगे तो भाव गिरेगा, और भाव गिरे ना इसलिए तैयार माल को, मक्खन को, घी को, इन चीजों को समुद्र में डाला जाता रहा है। इसके उदाहरण हैं। और विदेशों में सरकारें किसान को खेत खाली रखने के लिए पैसे देती हैं। खेत खाली रखने के लिए पैसे देती हैं। खेत खाली रखने के लिए पैसे क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अगर फसल हुई तो वो बिकेगी, बिकेगी तो रेट कम होगा, रेट कम होगा तो फिर नुकसान होगा। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून से किसान का, छोटे किसान का कोई भी किसी रूप में फायदा नहीं है। दूसरा एक कानून है जिसका आमतौर पे जो बोलचाल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के तौर पे आता है, करार खेती कानून, अनुबंध खेती कानून, किसी भी नाम से आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कानून अभी तक अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, इनका हिंदी अनुवाद सरकारी तौर पे उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इन कानूनों के पक्ष में जो किताब निकाली है वो तो हिंदी में भी निकाली है, पंजाबी में भी निकाली है, अंग्रेजी में तो खैर निकलनी ही थी, पर कानून हिंदी में नहीं निकाले हैं जहां तक मेरी जानकारी है सरकार ने अभी तक। जब पक्ष की किताब, कानूनों के पक्ष की किताब आप पंजाबी में भी निकालते हो, हिंदी में भी निकालते हो, और शायद और कई भाषाओं में भी निकली हुई है, तो कानूनों को हिंदी में पंजाबी में क्यों नहीं करवा देते, ताकि कोई चक्कर ही ना रहे, किसान खुद पढ़ के समझने की कोशिश कर ले। तो ये जो करार खेती कानून है ये सबसे बड़ा धोखा है। करार खेती कानून से आमतौर पे आप सब भी क्या समझते हो? आमतौर पे करार खेती कानून से वो समझा जाता है जैसे पेप्सी आलू का सौदा कर लेती है कि भाई हमारा ये वाली किस्म का आलू तुम पैदा करो और इस भाव हम खरीद लेंगे। यही समझते हैं ना आप सब लोग करार खेती कानून से। या कई बारी जो आज भी, पहले से भी जो बीज का उत्पादन होता है वो भी ऐसे ही होता है। आमतौर पे यूनिवर्सिटियां बीज बनाती हैं, फिर आगे जो बीज मल्टीप्लाई होता है वो किसान से ऐसे ही करार खेती कानून के तहत होता है कि वो बीज किसान पैदा करता है और वो बीज कंपनी ही वापस खरीद लेती है, रेट का सौदा एडवांस में हो जाता है। आमतौर पे इसी स्वरूप में इस करार खेती कानून को समझा गया है और इसी रूप में इसकी आलोचना की गई है कि भाई वो पैसे नहीं देगी तो क्या होगा, रिजेक्ट कर देगी तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। और ये धोखे भी झूठे नहीं है। 2019 में पेप्सी ने 4 गुजरात के किसानों पे करोड़ से ऊपर का दावा किया था। करोड़ से ऊपर का दावा किस लिए किया था कि जो पेप्सी ने आलू खरीदा नहीं, रिजेक्ट कर दिया, वो किसानों ने बेचना तो था ही, अपने घर में रख के क्या करते, वो उन्होंने बीज के तौर पे बेच दिया और उस पे करोड़ रुपए का दावा हुआ और किसानों को अदालत में पकड़ के बुला लिया गया। वो तो भला हो 19 में चुनाव होने थे और किसान संगठन कुछ सक्रिय हो गए तो पेप्सी ने वो केस वापस कर लिया। सरकार के दबाव से, चुनावों के दबाव से, किसान आंदोलनों के दबाव से, वरना तो सवा करोड़ का 4 किसानों पे 1 करोड़ से ऊपर का दावा कर दिया था और वो अदालत में उनकी पेशी हो गई थी। अब आप सोच लो अदालत में किसान, इन्हीं खतरों की आमतौर पे बात होती है कि पैसे लेके भाग जाए तो क्या होगा, माल रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा। पर असली खतरा
शायद समझे ही नहीं आप। इस करार खेती कानून में जो करार की परिभाषा दी गई है वो करार दो किस्म का हो सकता है। पहले किस्म का तो वो जो आप जानते हैं, जो ये पेप्सी आलू वाला सौदा करती है, वो कृषि कानून की धारा 2G1, कृषि कानून की धारा 2G1 में जो करार है वो तो ये वाला पहले वाला करार है, जो खरीद के सौदे की बातें, अग्रिम सौदा, ताकि भाव की किसान को चिंता ना करना पड़े। और सरकार भी सब जगह यही उदाहरण देती है कि किसान को भाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, एडवांस में सौदा हो जाएगा, भाव पक्का हो जाएगा। ये है जो 2G1 धारा में, जिसे ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। पर एक एग्रीमेंट और भी है, 2G2 धारा में जो एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट की परिभाषा दे रखी है, वो है उत्पादन करार। और उस उत्पादन करार का मैं विस्तार में जाऊं उससे पहले मैं एक मोटे शब्दों में बता दूं। उस उत्पादन करार का मतलब ये है, कंपनी अब खुद खेती करेगी, कर सकती है। वो एक एक दो किले के खेतों के डोले तोड़ के 550,000 किले के खेत बना सकती है। कंपनी खुद खेती करेगी, ये कोई बता नहीं रहा है आपको। सरकार जब करार खेती कानून का उदाहरण देती है तो पेप्सी की आलू खरीद का ही उदाहरण देती है। और ये भी कहते हैं कि करार खेती तो पहले से चलती आ रही है, पंजाब में पहले से कानून है, वगैरह वगैरह। ये करार खेती कानून का नाम वही रखा है, पर जो वास्तव में करार खेती कानून की जो परिभाषा दी गई है और जो करार खेती कानून में जो सेंटर ने अब पास किया, उसका अगर मेरे हिसाब से नाम रखा जाए तो कंपनियों द्वारा खेती का कानून है ये। और मैंने तो जून के लिखे हुए एक लेख में लिखा था कि अगर सरकार समझती है कि कंपनियों द्वारा खेती देश के हित में है तो सीधे सीधे इस कानून का नाम बदले और कहे कि कंपनियों को खेती का हम अधिकार दे रहे हैं, फिर जनता के बीच में लाए और फिर संसद में पास करके दिखाए। वो 2G2 में क्या लिखा हुआ है? उत्पादन करार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पैदावार का जो खतरा है वह कम होगी, ज्यादा होगी, वो किसान का नहीं है। पैदावार का खतरा किसान का नहीं है तो किसका है? जिसने करार किया है। और करार करने वाला क्या करेगा? किसान को उसकी पैदावार के पैसे नहीं देगा, क्योंकि पैदावार तो उसकी है ही नहीं, किसान की पैदावार तो कंपनी की है। करार करने वाला कंपनी किसान को किसान द्वारा दी गई सेवाओं का भुगतान करेगा। अब किसान कंपनी को क्या सेवा दे सकता है? बीज तो किसान खुद बाजार से खरीदता है, कंपनी को क्या देगा? खाद भी बाजार से खरीदता है, दवाइयां भी बाजार से खरीदता है। कंपनी ने किसान से क्या लेना है? कंपनी तो किसान से जमीन ही चाहती है या ज्यादा से ज्यादा मजदूर चाहती है। और तो किसान कंपनी को क्या सेवा दे सकता है? आप खुद सोच के बता दीजिए। बीज वो खुद बाजार से लेता है, दवाई बाजार से लेता है, मशीन बाजार से लेता है, सारी चीजें तो बाजार से आ रही हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये कानून किसानों द्वारा खेती का, केवल वो अग्रिम सौदे की बात नहीं है कि भाई भाव का चक्कर ना रहे, महंगा सस्ता। ये कंपनियों द्वारा सीधे सीधे खेती करेंगे। अब इसमें सरकार ने एक चालाकी भी की है। धारा 8(1) में ये लिखा है कि ये कानून लीज, लैंड लीज पे या ठेके पे ये कानून लागू नहीं होगा। ये नहीं लिखा कि ठेके पे जमीन नहीं ली जा सकती, इस कानून के तहत नहीं ली जा सकती, इतना लिखा है। उसका अर्थ ये है धारा 8(1) में, जिसको तोमर साहब बार बार कहते हैं कि जमीन सरकार नहीं लेगी, कंपनी नहीं ले सकती। पर धारा 8(2) क्या कहती है? धारा 8(2) ये कहती है कि करार खत्म होने पे, और करार की अवधि 5 साल तक की हो सकती है या जितना भी परस्पर सहमति से तय हो, 5 से ज्यादा भी हो सकती है। तो 8(2) क्या कहती है कि करार की समाप्ति पर जिस हाल में जमीन ली थी उसी हालत में वापस करनी होगी।
करार समाप्ति पर जिस हाल में जमीन ली थी उसी हाल में जमीन वापस करनी होगी, और अगर जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन की गई है, कोई चिनाई कर दी गई है, कुछ बना दिया गया है, तो वो हटाना पड़ेगा, और अगर नहीं हटाया तो उसका मालिक किसान हो जाएगा। ये धारा 8(2) कहती है। क्या इससे ये स्पष्ट नहीं है जब वो ये कहते हैं कि जिस हाल में जमीन ली थी उसी हाल में वापस करनी पड़ेगी, तो इससे स्पष्ट नहीं है कि करार के दौरान जमीन थी किसके पास? कोई शक की बात है क्या? जब आप यूं कह रहे हो कि जिस हाल में जमीन ली थी, भाई मैं किराए पे मकान लेता हूं और आप कहते हो भाई जिसा लिया वैसा छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उन किराए के टाइम पर रहता कौन है? मैं रहता हूं कि आप रहते हो? यही खेती के कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है 8(2) में। तो ये कानून, नाम तो है करार खेती कानून, हालांकि नाम तो और भी बड़ा भारी भरकम है, किसान सशक्तिकरण कानून वगैरह वगैरह, पर वास्तव में ये कंपनियों द्वारा खेती का कानून है। तो ये खतरा जो है कि कंपनियां खेती करेंगी और जमीन बंजर करके आगे चली जाएंगी और आगे चली जाएंगी, ये खतरा तो केवल हरियाणा पंजाब की जमीनों पे नहीं है, ये खतरा तो पूरे देश की जमीनों पे है। पर ये खतरा सामने निकल के नहीं आया। कानून को हमने काले कानून तो कहा, पर उसमें कितना बड़ा खतरा है ये समझ के नहीं आया। इसको हमने समझा केवल एमएसपी पे खतरा है, जिसकी मैंने अभी तक बात नहीं की है, वो मैं करूंगा। तो सबसे बड़ा खतरा इस कानून का ये है कि ये कंपनियों को खेती का अधिकार दे देगा। वो जमीन हदबंदी कानून पड़ा रहेगा, मालिकाना हक बेशक किसान का रहेगा, पर खेती किसान नहीं करेगा। एक तरफ से कहते हैं पूरे देश के लिए एक भाषा, एक कानून, सब चीजें एक एक एक। अब देश में दो तरीके की मंडी क्यों पैदा कर रहे हो आप? एपीएमसी मंडी है क्या? है तो वहां भी व्यापारी, पर वो मंडी सरकार की निगाह के सामने है, उसके कोई तौर तरीके हैं। अब आप क्या कह रहे हो? कोई कहीं बेचो, हमें नहीं मतलब सौदा पर्दे के पीछे भी हो सकता है। अब जब पर्दे के पीछे सौदा होगा तो व्यापारी एक तरफ, बड़ी बड़ी व्यापारी और छोटा सा किसान, किसका पलड़ा भारी रहेगा? 1960-65 से पहले किसका पलड़ा भारी रहता था? किसान का पलड़ा भारी रहता था या व्यापारी का पलड़ा भारी रहता था? तो वही दिन फिर लाने की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि मंडी में शोषण होता है, गिरोहबंदी होती है वगैरह वगैरह। भाई तुम इन छोटे छोटे आड़तियों को ठीक नहीं कर सके, अंबानी अडानी को ठीक करने की तुम्हारी औकात क्या है? ये है 3 कानून। एक चौथे कानून की बात कर लें, जो कानून है नहीं पर किसान कहते हैं कि कानून हो, वो है एमएसपी। एमएसपी हम शब्द बोल देते हैं, अर्थ समझ में नहीं आता। एमएसपी का हिंदी में नाम क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे सरकार इंडस्ट्री के लिए न्यूनतम मजदूरी घोषित करती है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वालों के लिए भी ग्रेड घोषित करती है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेजों में एक निश्चित ग्रेड मिलना चाहिए, सरकार घोषित करती है। इसी प्रकार से सरकार का ही एक विभाग देश भर से पैदावार के आंकड़े, लागत, खर्चा, पैदावार, इन सब का हिसाब किताब लगा के एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब गुजारे लायक न्यूनतम मूल्य की घोषणा करता है। कितनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होते हैं? कुछ है आइडिया किसी को? कितनों के होते हैं? 23 के घोषित होते हैं आज की तारीख में, पहले से। और आप 6-7 कह रहे हो। और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे हम 23 की घोषणा करते थे वैसे आगे भी करते रहेंगे। पता है ही नहीं कि 23 की घोषणा हो रही है। जैसे घोषणा करते थे वैसे ही करते हैं और करते रहेंगे। अब भाई आपने, आपके सरकारी महकमे ने
घोषित किया, सारी गणना करके लागत का, खाद बीज का, सब चीज़ों का हिसाब किताब लगा के ये घोषित किया कि ये न्यूनतम गुजारे लायक मूल्य है, तो फिर वो देना भी तो सुनिश्चित करवाओ। नहीं तो मैं घोषित कर देता हूँ कि एक लाख रुपए का 1 क्विंटल गेहूं, और बैठ के मैं घर बैठ जाऊं, उस 1 लाख की घोषणा का अर्थ क्या है? 23 फसलों की घोषणा होती है और सरकारी रिकॉर्ड खुद मानता है, सरकारी रिपोर्ट जो ये 23 फसलों के दाम तय करती है, वो खुद ये अपने रिपोर्ट में लिखती है कि मिलते तो नहीं है सबको। हरियाणा पंजाब वालों को गेहूं धान के मिल जाते हैं, इसीलिए गेहूं धान पैदा करते, बाजरा नहीं करते, क्योंकि बाजरे के मिलते नहीं है। घोषणा बाजरे की भी होती है, और गेहूं धान के क्योंकि ज्यादा हैं तो फिर रोड जाम हो जाता है, रोड़ा हो जाता है, तो फिर मिल जाते हैं। बाजरे के, सरसों के, मक्के के थोड़े किसान होते हैं, ना वो रोड जाम कर सकते, ना रोड़ा होता, वो नहीं मिलता। तो ये किसान यही तो कह रहे हैं कि जो आप 30-50 सालों से जो घोषणा कर रहे हो, अब उस घोषणा को अमली जामा भी पहना दो। और सरकार क्या कह रही है? जैसे अब तक करते आए थे वैसे अब भी करेंगे और आगे भी करेंगे। तो ये कोई बात है? जब आप न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी महकमा घोषित करता है, किसान नहीं घोषित करता, तो उस न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? मजदूर को इंडस्ट्री में न्यूनतम घोषित वेतन मिलना घोषणा कर दी, फिर दिवाएगा कौन? तीनों कानूनों का यही प्रभाव है। पहले का ये है कि कितना स्टॉक करो, कोई सीमा नहीं है, किसी भाव बेचो, बेचो ना बेचो, कितना स्टॉक करो, आवश्यक वस्तु अधिनियम से आप बाहर हो जाओगे। खेती का क्षेत्र कंपनियों के लिए खोल दिया कि अब कंपनियां खुद खेती कर सकती हैं, और बिक्री का तो कर ही दिया। तो ये संक्षिप्त एक वाक्य में कहा जाए तो बाजार को, कृषि को बाजार के भरोसे पूरी तरीके से छोड़ दिया, और सरकार ने ये छुपाया भी नहीं है। वही 106 पन्ने की किताब में 6 नंबर पेज पे शायद लिखा हुआ है, कारण दिए हैं कि हम ये सुधार क्यों ला रहे हैं, इन नए कानूनों को लाने की पृष्ठभूमि क्या है। उसमें वो लिखते हैं कि 1990 के बाद जो पूरी अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, क्या हुआ? पूरी अर्थव्यवस्था में बदलाव तो निजीकरण का हुआ है। स्कूलों का निजीकरण, अस्पतालों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, एयरपोर्ट का निजीकरण ही हुआ। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1990 के बाद पूरी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हुए हैं, कृषि क्षेत्र इससे वंचित रहा है। तो आप वो भी कृषि क्षेत्र में भी वो वही काम करना चाहते हैं जो बाकी सब चीजों में हुआ है। तो ये लोकतंत्र पे खतरा है, पूरी अर्थव्यवस्था पे खतरा है। ये लड़ाई अगर हम हार जाते हैं तो आगे जीवन बहुत मुश्किल होने वाला है।